स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आपका स्वागत है और मैं हूं वरुण जौहरी। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें ना कोई गोली चली, ना ही किसी बम धमाके की किसी को आवाज सुनाई दी, लेकिन इस ऑपरेशन में भारत ने अपनी सुपर पावर्स दिखाते हुए पाकिस्तान के 140 सैनिकों को मार गिराया। दुनिया की हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन में अचानक से बर्फ की भारी परतें गिरना शुरू होती हैं और ये परतें गिरती हैं पाकिस्तान आर्मी के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के हेडक्वार्टर्स पर। चंद ही मिनटों में ये पूरा हेडक्वार्टर बर्फ से दफन हो जाता है, बर्फ के अंदर। और इसके बाद पाकिस्तान भारत पर यह आरोप लगाता है कि ये कोई नेचुरल, कोई प्राकृतिक एवलांच नहीं था, हिमस्खलन नहीं था, ये भारत द्वारा किया गया एक सुपर पावर ऑपरेशन था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था इस ऑपरेशन में, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। शुरुआत होती है साल 2009 के शुरुआती महीने चल रहे थे और भारी बर्फबारी के चलते जवाहर टनल पूरी तरह से बंद हो जाता है। जवाहर टनल कश्मीर घाटी को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। तो यहां पर कोई दुर्घटना ना हो और बर्फ को जल्दी से हटाने के लिए BRO की मदद ली जाती है। BRO को जल्दी से जल्दी बर्फ हटाने का काम दिया जाता है और ये काम तेजी से हो इसके लिए DRDO को, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको ये पूरा काम दिया जाता है। अब ये लोग यहाँ पे लेजर साइंस टेक्नोलॉजी के लेस्टेक के मदद से ये बर्फ हटाने का काम कर रहे थे। BRO और लेस्टेक छोटे छोटे हिमस्खलन लाकर ये जो पूरा बर्फ की परतें थी इनको तोड़ रहे थे, वहां पे हटा रहे थे। ये काम एक आर्टिलरी गन से किया जा रहा था। एक बहुत बड़ी आर्टिलरी गन थी और ये जो गन थी इसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में काले कलर से लिखा हुआ था काली। अब ये जो काली गन थी आर्टिलरी, इसको काम करते हुए वहां पे एक रॉ के ऑफिसर मौजूद थे, वो देख रहे थे। उन रॉ के सीनियर ऑफिसर ने ये देखा कि किस तरह से एक आर्टिलरी गन से छोटे छोटे हिमस्खलन लाए जा रहे हैं और उसके बाद बर्फ की परतें नीचे गिर रही हैं। तो उनके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी इसमें पैदा हुई कि आखिर किस तरह से ये गन काम करती है, आखिर है क्या। तो उन्होंने लेस्टेक के साइंटिस्ट से काली के बारे में और पूछताछ की, उनसे पूछना चालू किया कि आखिर ये है क्या। तो लेस्टेक के साइंटिस्ट ने बताया कि ये जो काली है ये भारत का एक तरह से वो हथियार है जो किसी भी अनइनवाइटेड मिसाइल या प्लेन को खत्म कर सकता है, पल भर में उसको चकनाचूर कर सकता है। तो उन्होंने बताया कि काली का मतलब है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, ये इसको जो नाम दिया गया है। DRDO और BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और DRDO का पूरा जॉइंट एक ऑपरेशन था जिसके तहत काली को बनाया गया, एक इस वेपन को तैयार किया गया है। और ये जो है ये एक लेजर गन है। ये जो हिमस्खलन होते हैं, इनको जो छोटे हिमस्खलन होते हैं इनको लाती है और लेजर की मदद से बर्फ को तोड़ने का काम करती है। अब जब रॉ के ऑफिसर के सामने ये पूरे तथ्य सामने आए तो वो इससे सरप्राइज्ड हो गए और वो ये सोचने लगे कि अगर ये छोटे हिमस्खलन ला सकती है, ये जो काली गन है, ये जो बंदूक है, तो ये बड़े हिमस्खलन भी ला सकती है। उनके दिमाग में आइडिया और आया और यहां से ही आइडिया उनके दिमाग में आता है कि इंडियन आर्मी के लिए काली का उपयोग कैसे किया जा सकता है बड़े बड़े एवलांच लाने के लिए। अब रॉ के ऑफिसर ने जो कश्मीर में देखा था वो उनके दिमाग में लगातार चल रहा था कि किस तरह से काली से छोटे छोटे एवलांच लाए जा रहे हैं, हिमस्खलन लाए जा रहे हैं। तो इसी आइडिया के साथ में इंडियन आर्मी में कैसे काली का यूज कर सकते हैं, इसी आइडिया के साथ में वो कश्मीर से दिल्ली आते हैं और दिल्ली आने के बाद अपने सीनियर्स को रॉ में उन्होंने ये पूरा इंफॉर्मेशन दी कि इस टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने बताया। उनके जो ऑफिसर्स थे सीनियर्स, उन्होंने पहली बार में इसको यूजलेस बताते हुए, बेकार बताते हुए इस उनके आइडिया को खारिज कर दिया, बोल दिया कि ये इस तरह से नहीं हो सकता है। लेकिन इसके बाद उन्होंने तमाम सारी अपनी रिसर्च की। उन्होंने अपने तमाम सारे जो लेस्टेक के साइंटिस्ट थे, जो उनके पहचान के लोग थे, उनके साथ में बैठ के पूरा इसका SAS के जो साइंटिस्ट थे, स्नो एवलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट के, उनके साथ में बैठ के पूरी रिसर्च की और उसके बाद प्रेजेंटेशन बनाई और पूरे अच्छे तरीके से उसको रॉ के सामने प्रेजेंट किया। उस समय रॉ के चीफ हुआ करते थे संजीव त्रिपाठी। तो संजीव त्रिपाठी के सामने जब ये पूरा उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दी कि इस तरह से हम बड़े एवलांच भी इससे ला सकते हैं, तो बताया जाता है कि वहां से इसको मंजूरी मिली और इसी के बाद में उस समय के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे भारत के, MK नारायणन, उनसे बात की गई। अब संजीव त्रिपाठी ने जब MK नारायणन से बातचीत की तो ये दोनों पहले से ही काफी अच्छे दोस्त थे, जो हमारे रॉ के उस समय के चीफ थे और जो हमारे भारत के NSA थे। तो त्रिपाठी को ज्यादा मुश्किल नहीं आई MK नारायणन को इसमें समझाने में, उनका अप्रूवल लेने में। और इसी के बाद तमाम दिनों के, तमाम महीनों के हार्डवर्क के बाद
एम के नारायण ने जो प्राइम मिनिस्टर उस समय के थे भारत के, मनमोहन सिंह, उनको भी इस पर राजी कर लिया। अब ये राजी यहां से हुए और इसके बाद इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जाता है। एक ऐसी डेडिकेटेड टीम बनाई गई डीआरडीओ की, रॉ के ऑफिसर्स की, लेस्टेक के ऑफिसर्स की, साइंटिस्ट की, और इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के कुछ चुनिंदा लोगों को सिलेक्ट किया जाता है और एक पूरी डेडिकेटेड टीम बनाई जाती है। और इसी के साथ में इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया जाता है ऑपरेशन व्हाइट वॉश। अब इस ऑपरेशन को यहाँ पे नाम भी दे दिया गया और इसी के साथ में रॉ के कुछ ऑफिसर्स एसएएस की टीम के साथ में, स्नो एवलांच एस्टेब्लिशमेंट की टीम के साथ में सियाचिन बेस पर पहुंचते हैं। करीब जमीन से 20,000 फुट ऊंचे उस बेस पर, जो पूरी दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड माना जाता है। वहां पे आर्मी के इन ऑफिसर्स ने जाके पूरा वहां की रेकी की, वहां के बारे में पूरा जाना, किस तरह से यहाँ पे काम किया जाएगा। और वहां से उन लोगों को सियाचिन में पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जो हेडक्वार्टर्स थे, जो उनके बेस थे, वो साफ तरीके से वहां पे दिख रहे थे। तो अब ये जब वहां से उनको क्लियरली विजिबल थे, उन्हें ये पता था कि पाकिस्तान की ये जो आर्मी है ये यहाँ पे किस लिए मौजूद है। दरअसल पाकिस्तान की आर्मी सियाचिन के अपर बेस पे कब्जा करना चाहती थी और वहां से पूरा भारत का उससे सियाचिन से कांटेक्ट खत्म हो जाए, पूरा अप्रोच खत्म हो जाए। इसके लिए वो वहां पर लगातार अपनी जो पोजीशन थी उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, पाकिस्तान आर्मी, उसकी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, और लगातार वहां पे अपनी सेना को डिप्लॉय कर रही थी, बढ़ा रही थी। और इस तरह का उनका एक पूरा क्लियर विजन था कि भारत की जो अप्रोच है वो सियाचिन ग्लेशियर से पूरी तरह से खत्म कर दी जाए। तो अब ये यहाँ पे इस तरह का पाकिस्तान का प्लान था और ये पूरा हमारी भारतीय सेना के ऑफिसर्स के और रॉ के ऑफिसर्स के सामने था। तो इसी के तहत इनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि किस तरह से हम ये ऑपरेशन आगे करेंगे, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि जो ऐसे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जो ऐसे भारी बर्फ वाले क्षेत्र होते हैं, सियाचिन ग्लेशियर जैसे, वहां पे एक्चुअल वॉर से ज्यादा सैनिक नेचुरल कैलेमिटीज से, नेचुरल ये जो वेदर होता है उससे मारे जाते हैं, एवलांच से मारे जाते हैं। तो ये एक तथ्य है जो सबके सामने है और इसी के तहत इस प्लान को आगे बढ़ाया जाता है। तो इसी के साथ एसएएस के साइंटिस्ट ने पूरे एरिया की मैपिंग शुरू की, कई सारे ट्रिगर पॉइंट्स बनाए कि कहाँ कहाँ पे लेजर इस ऑपरेशन को करना है, यहाँ से किस जगह पे निशाने लगाए जाएंगे, तमाम सारे ट्रिगर पॉइंट्स बनाए कि किस तरह से बर्फ दूसरी साइड में गिरेगी। तो इसी के बाद में इस पूरे ऑपरेशन में कैसे ये जो पूरा आर्मी का बेस है पाकिस्तान की, ये पूरी तरह से बर्फ में ढक जाए और पाकिस्तान की आर्मी को कुछ सबूत भी ना मिले, ये भी निश्चित वहां पे किया गया। इसके साथ ही ये पूरी जो प्लानिंग थी ये पूरी पेपर पे की गई थी। लेकिन अब यहाँ पे लेस्टेक के साइंटिस्ट के सामने दो बड़ी समस्याएं थी, उनके सामने दो बड़े चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज था कि ये जो काली है, ये जो वेपन है, आर्टिलरी गन है, ये 10 टन से ज्यादा भारी है और 20,000 फीट की ऊंचाई पर इसे पहुंचाने के लिए एक जनरेटर भी साथ में लगेगा, जो इसको वहां से फायरिंग ये जिसकी मदद से कर पाए। तो इसको 20,000 फीट की ऊंचाई पे सियाचिन में पहुंचाया कैसे जाए, एक पहला ये चैलेंज था। और दूसरा ये चैलेंज था कि अगर आप इसको ग्राउंड से करते हैं, ये जो पूरा ऑपरेशन है, काली को ग्राउंड पे डिप्लॉय करते हैं, तो इतना ज्यादा वाइब्रेशन उस समय पे हो सकते थे जब इसके पूरा ऑपरेशन चल रहा होगा कि आसपास अगर कोई काली के साइंटिस्ट होते या ऑफिसर्स होते तो वो इसमें मारे जा सकते थे, उनकी मौत हो सकती थी। तो ये दो चैलेंजेस सामने थे। तो अब कंफर्म इसमें फिर ये किया गया बातचीत करके रॉ के ऑफिसर्स से और साइंटिस्ट से कि अब ये जो काली है ये हवा से अटैक करेगा, इसे एयरलिफ्ट कराया जाएगा, ये हवा से अब उस पूरे सामने जो बर्फ की परतें हैं उन पर अटैक करेगा। और इसके लिए मदद ली गई रॉ की एविएशन रिसर्च सेंटर ARC की, रॉ की ARC की मदद ली गई। और इसी के साथ में इंडियन आर्मी के दो जो प्लेन्स हैं IL-76, ये तय किया गया कि इनका इस्तेमाल किया जाएगा काली को ऊपर एयरलिफ्ट करने के लिए। और IL-76 जो हमारे भारत के दो जाइंट प्लेन्स कहे जाते हैं, तो उनका पूरा इस्तेमाल इस पूरे ऑपरेशन में किया जाएगा, ये यहाँ से निश्चित किया गया। अब दोनों IL-76 को कटक के जो ARC का जो बेस था, एयर बेस है ARC का, तो कटक में वहां पे इनको लाया जाता है। उसके बाद में इनमें काली को फिट किया जाता है, जो आर्टिलरी गन थी उसको इसमें फिट किया गया। काली 5000 जो लेजर वेपन था जो इन दोनों प्लेन्स में फिट किया जा रहा था, ये उस वाली जो आर्टिलरी गन थी जो जिसे रॉ के ऑफिसर ने देखा था जवाहर टनल के टाइम पे, उससे कई ज्यादा पावरफुल थी। तो अब ये काली 5000 को इन दोनों प्लेन्स में यहाँ पे प्लेस किया जाता है, फिट किया जाता है। और इसी के बाद में ये जो दोनों प्लेन्स थे इनको यूपी के सरसवा एयरबेस पर, एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात कर दिया जाता है, वहां पे जाके इनको पार्क कर दिया जाता है। और इनकी पूरी सुरक्षा में बाकायदा
इंडियन एयरफोर्स के जो गरुड़ कमांडोज होते हैं उनको लगाया गया। अब यहाँ पे पूरी एक ऑब्जर्वेशन टीम लगातार इंडियन आर्मी की टीम के साथ में हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग कर रही थी सियाचिन में। तो अब ये पूरी की पूरी इनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा जो IL-76 विमान था जिसमें काली पूरा फिटेड था पूरी तरह से, जो हमारा वेपन है, वो सरसवा एयरपोर्ट पर, एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात है, पार्क है। और ये पूरी की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी कि अब अगला स्टेप क्या है। तो अगला स्टेप आता था सामने कि अब किस डेट में ये किया जाए। तो तमाम सोच विचार के बाद में दिन डिसाइड किया जाता है 7 अप्रैल 2012 का, और टाइम डिसाइड किया जाता है इसके लिए दोपहर के 12 बजे। 7 अप्रैल 2012 दोपहर के 12 बजे इस ऑपरेशन का टाइम डिसाइड किया गया, क्योंकि ये जो समय था वो इसलिए डिसाइड किया गया था क्योंकि ये जो सियाचिन है वहां पे ज्यादातर एवलांच, जो ज्यादातर हिमस्खलन होते हैं वो दोपहर के समय ही आते हैं। तो इसलिए ये पूरा टाइम डिसाइड किया गया था। लेकिन ये ऑपरेशन क्योंकि हवा से होना था, एयर प्लेटफॉर्म से होना था, और इसके लिए हाई प्रिसीजन जो शूटिंग होती है, इस तरह की तमाम सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकती थी। तो इन सब को हटाने के लिए इस टाइम को दोबारा से सोचा गया कि किसी और टाइम पे क्या इस ऑपरेशन को किया जा सकता है। तो इसके लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के BARC के साइंटिस्ट की मदद ली गई। और साइंटिस्ट की जब मदद ली तो उन्होंने तमाम सारे अपना सजेशंस दिए, तमाम सारी उन्होंने स्टडी की, और उसके बाद में उन्होंने ये बताया कि ये जो ऑपरेशन है इसे या तो आप अर्ली मॉर्निंग करिए, सुबह करिए बहुत जल्दी, या फिर आप इसको लेट इवनिंग करिए। तो इसी के साथ में यहाँ पे अब नया समय इसके लिए निर्धारित किया जाता है, और ये समय था सुबह के 4 बजे। तो अब ऑपरेशन व्हाइट वॉश सुबह के 4 बजे होना था 7 अप्रैल 2012 को। 7 अप्रैल का अब दिन आता है। दोनों IL-76 हमारे जो प्लेन्स थे जिनमें काली फिटेड था, जिसमें वो रखा हुआ था, लगा हुआ था, पूरी तरह से प्लेस कर दिया गया था, उसको यूपी के सरसवा एयरबेस स्टेशन से उड़ाया जाता है और उन्हें सियाचिन में अपनी पोजीशंस पर प्लेस किया जाता है। उनके कोऑर्डिनेट्स पहले से वहां पे अलाइन थे। इसके बाद एक पूरी अर्ली वार्निंग के लिए और पूरा रिफ्यूलिंग के लिए IL-78 प्लेन वहां पे लाए जाते हैं काली के सपोर्ट के लिए, और इसी के साथ में उनको इसकी पोजीशन से थोड़ा पीछे रखा जाता है लगातार हवा में। इसी के साथ यहाँ पे ग्वालियर से, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से 6 मिराज विमान भी मंगवाए गए थे और 2 सुखोई विमान पुणे से मंगवाए गए थे। तो ये पूरी तरह से एक एयरफोर्स के तमाम सारे प्लेन्स हमारे भारत के, ये इस पूरे ऑपरेशन में इसमें काम कर रहे थे और लगातार ये पूरे उस एरिया को स्कैन कर रहे थे कि किस तरह से IL-76 प्लेन में जो हमारा काली लगा हुआ है वो किस तरह से यहाँ पे काम करना शुरू करेगा। और करीब 2 बजे रात तक ये लगातार उस पूरे एरिया को स्कैन कर चुके थे। SAS की टीम ने यहाँ पे 3D टेरेन विजुअलाइजेशन की मदद से पूरे उस एरिया पे ट्रिगर पॉइंट्स को मार्क कर लिया था पहले से ही, और जो सारे साइंटिस्ट और ऑफिसर्स थे वो लगातार इसमें जो रॉ के ऑफिसर थे उनके साथ में डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह से अब आगे हम इसको सुबह 4 बजे, क्योंकि 2 घंटे बचे हैं तो अब इसको शुरू कर सकते हैं इस मिशन को। सुबह के 4 बजते हैं 7 अप्रैल को, और काली अपने IL-76 विमान से अपना लेजर ऑपरेशन शुरू करता है। लेजर की शूटिंग शुरू होती है और 100% प्रिसीजन शूटिंग होती है, बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट्स पर टारगेट लगते हैं। और इसी के साथ में 5:40 तक जो वहां पे टीम थी, ऑब्जर्वेशन टीम थी, जो तमाम सारे रॉ के ऑफिसर्स थे, उन्हें एवलांच की, हिमस्खलन की, भारी भरकम बर्फ के गिरने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं सुबह के 5:40 तक। ये पूरी की पूरी जो एवलांच हो रहा था ये पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के हेडक्वार्टर्स पर जाकर ये बर्फ की परतें गिर रही थी, और इसी के साथ इनकी जो स्पीड थी वो 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फ की भारी भरकम मोटी परतें लगातार गिरना शुरू होती हैं। काली अपना काम यहाँ पे कर रहा था। बाकायदा बताया जाता है कि ये जो लोग वहां पे मौजूद थे वो एक तरह से काली का उस समय तांडव देख रहे थे, किस तरह से वो लगातार लेजर से टारगेट किया जा रहा है बर्फ के ऊपर। पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर जब ये पूरी परतें गिरना शुरू हुई तो उन्होंने अलर्ट करने का प्रयास किया अपने सैनिकों को, लेकिन महज चंद मिनटों में, 10 से 15 मिनट के बीच में 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिरती हुई इस बर्फ ने पाकिस्तान लाइट इन्फेंट्री के 6 बेस को और पूरी बटालियन के हेडक्वार्टर को बर्फ से पूरी तरह से ढक दिया था, तहस नहस तबाह कर दिया था। और इसी के साथ ये जो पाकिस्तान का पूरा बेस था ये 80 से 100 फीट बर्फ के नीचे दब चुका था। महज कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान के पूरे बेस को खत्म कर दिया गया था और काली अपना यहाँ पे तांडव दिखा चुका था। तो इसी के बाद, इस ऑपरेशन के जस्ट बाद, कटक के उस एयरबेस पे IL-76 विमान में फिटेड काली को वापस
लाया जाता है और वहां पे उसको पार्क किया जाता है। पाकिस्तान की पहली रेस्क्यू टीम वहां पे पहुंचती है, खुद ब्रिगेडियर जो कमांडर वहां पे थे, ब्रिगेड कमांडर पाकिस्तान के आर्मी के, वो वहां पे पहुंचते हैं और वो लोग जो देख रहे थे वो उस पर अपने भरोसा नहीं कर सकते थे। पूरी तरह से वहां पे कम्युनिकेशन के जो सिग्नल्स थे, जो पूरे मीडियम्स थे, वो तहस नहस हो चुके थे। और कुछ ही देर पहले जिस 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के बेस को, जिस पूरे बटालियन के हेडक्वार्टर को उन्होंने देखा था पाकिस्तान आर्मी के, वो पूरी तरह से बर्फ में ढक चुका था, 80 से 100 फीट की बर्फ के अंदर। ये पूरी तरह से पाकिस्तान के लिए, उसके इतिहास का, पाकिस्तान आर्मी के इतिहास का सबसे बड़ा हिमस्खलन था, सबसे बड़ा एवलांच था। और ये DRDO, रॉ, इंडियन आर्मी, लेस्टेक और इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी। ये घटना जल्दी पाकिस्तान मीडिया में आती है और इसके बाद में पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान मीडिया तमाम सारे आरोप भारत पर लगाना शुरू करते हैं। और ये आरोप थे कि ये जो हिमस्खलन हुआ है, ये कोई प्राकृतिक हिमस्खलन नहीं है, ये कोई नेचुरल एवलांच नहीं है, ये भारत द्वारा किया गया एक लेजर बीम ऑपरेशन है। इस तरह के आरोप भारत के ऊपर लगने शुरू होते हैं। उसके बाद में तमाम सारी सुर्खियां बनती हैं। हालांकि 14 जुलाई 2018 को काली के बारे में जब संसद में पूछा गया, डिफेंस मिनिस्टर से पूछा गया कि जो सशस्त्र बल है हमारे, तो सशस्त्र बलों के में काली 5000 का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव सामने है या नहीं। तो इस पर उस समय के जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे भारत के, मनोहर पर्रिकर, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि ये जो जानकारी आप मांग रहे हैं ये प्राकृतिक रूप से संवेदनशील है, ये एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और इसके बारे में हम कुछ भी बताना नहीं चाहते। इसके बारे में अगर कुछ बताया जाएगा तो वो नेशनल सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर सवाल खड़ा करेगा। तो सरकार ने काली लेजर हथियार के, जो भारत का एक बहुत ही खतरनाक वेपन है, उसके बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए उस समय मना कर दिया था। ऑपरेशन व्हाइट वॉश की सफलता के बाद DRDO ने भारतीय सेना के लिए एक काली का कॉम्पैक्ट मॉडल, एक कॉम्पैक्ट वेपन तैयार किया है, जिसे किसी भी लड़ाई में भारत की सेना इस्तेमाल कर सकती है। ये माना जाता है कि ये जो हमारा वेपन है, ये एक जगह से आज भी अपना पूरा काम कर रहा है। तमाम जगह ये कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये वहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। और ये बताया जाता है कि ये जो पाकिस्तान के ऊपर 2012 में 7 अप्रैल को उसकी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के ऊपर ये जो पूरा अटैक किया गया था इस तरह से लेज़र बीम से एवलांच लाके, ये पूरा काली की एक तरह से टेस्टिंग थी, जो उसकी पहली बार टेस्टिंग हुई थी। तो ये था भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ, इंडियन आर्मी, BARC और DRDO का, लेस्टेक का कंबाइंड एक तरह का ऑपरेशन, जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन व्हाइट वॉश। ऐसे तमाम सारे टॉपिक्स हम आपके लिए और लेकर आते रहेंगे। आप भी अपने टॉपिक्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।